हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। जो आज हम चैप्टर करेंगे 23, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी ज़रूरी भी रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आप यह अवश्य जानते होंगे कि इंसान जो है गलतियों का मूर्त है, लेकिन इंसान वही होता है जो गलतियों को समय रहते सुधार ले। अगर समय रहते उसको सुधारा नहीं गया तो वो कहते हैं उसके लिए बहुत ही कष्टदायक परिस्थिति पैदा कर सकता है। उसी प्रकार देश में अगर हो रही समस्याओं को अगर नहीं सुलझाया गया तो आगे चल के एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकता है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं। जब भारत में प्रिंसेस स्टेट होते थे, राजशाही घराना होते थे, तो वो आपस में ही लड़ते रहते थे, और इसका फ़ायदा जो है अंग्रेज़ों ने बेखूबी उठाया और भारत को जो है 250 साल की गुलामी दी। अगर आज भी हम पार्टी खेलते रहें और एक दूसरे पर प्रतिरोध लगाते रहें और एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें, तो जनरल सी बात है, इसका जो फ़ायदा है दूसरा देश ज़रूर उठाएगा। आज भारत में वही परिस्थिति पैदा हो रहा है जो पुराने समय में थी। आज सिर्फ जो है देश के चलाने वालों को सिर्फ एक ही मकसद नज़र आता है कि इलेक्शन में कैसे जीत हासिल करना है। तो ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए जो सरकार है उनको जो है 5 साल तक जो है देश कल्याण की बातों में लिप्त रहना चाहिए, और जब ये अपने पद से त्याग दे दें तो इसका मतलब दूसरा लोगों के पास उंगली उठाने के लिए कोई जवाब ही ना हो, कोई गलतियां ही ना हो। कहते हैं ये बड़े पद पे होते हैं और इनके पास सलाह मशवरा करने वाले कई व्यक्ति होते हैं, इवन कि वो जनता से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, इसलिए इनसे गलती होने के चांसेस 0 होता है। फिर भी ये अपनी मनमानी करके जो है देश की समस्याओं को और गंभीर रूप देते जा रहे हैं। कहते हैं सुधार करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर सुधार लिया जाए समय रहते तो वो महान हो जाता है। यहाँ पर जो हम आज बात करने जा रहे हैं, इन्हीं कुछ बातों पे सुधारक उपाय, कि जो हमने गलतियाँ पीछे देखी है, समझी है, जानी है, सोची है, वो बहुत ही देश के लिए विनाशकारी थी। चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे देश के अंतर्गत हो, चाहे समाज के अंतर्गत हो, या घरेलू समस्या हो, सभी समस्या देश के कल्याण के लिए कभी भी हितकारी नहीं हो सकता। तो इन उपायों को जो है सुधारने के उपायों को भी विचार विमर्श करना महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं सुधारक उपाय हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। कहते हैं इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, लेकिन इसकी चुनौतियाँ कुछ कम नहीं हैं। चुनौतियाँ की इतनी बड़ी पहाड़ है जिसको तोड़ना शायद किसी के लिए संभव न हो, लेकिन मैं जानता हूँ अगर इसको धीरे धीरे सुधारा जाए तो सब कुछ में सुधार किया जा सकता है। क्योंकि जब अंग्रेज़ थे तो उन्होंने राज किया, लेकिन जब हमारे देशवासियों को ये बात समझ में आ गया कि हमारा शोषण कर रहे हैं,
तो सब ने जो है हाथ उठा दिया, तो अंग्रेज़ जो है ऑटोमेटिक भाग गए। तो ऐसा आज भी करना पड़ेगा जनता को कि उनके हित के बारे में कौन सोच रहा है और देश की जो है भलाई कौन सोच रहा है और कौन देश की बुराई सोच रहा है, उसके ऊपर उनका जो है ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। वस्तु स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता एवं विशेषकर संविधान निर्माता इन मुद्दे के प्रति जागरूक थे और वो जानते थे कि आने वाला समय में इससे भी जो है भयानक परिस्थिति पैदा होगी और जो आज के समय में हो रही है। जो भी संविधान में लिखी गई बात है, जो बातें हैं, वो देश कल्याण के अंतर्गत है, लेकिन जो आज के समय में हो रहा है वो देश विरोध के रूप में हो रहा है। तो मैं यही बात कहता हूँ कि जो नेता पहले बनाए गए थे, रूल स्वतंत्रता आंदोलन से पहले जो बनाए गए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, उन्होंने हर बात को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सोच विचार करके बनाया और आज के नेता लोग जो है उस बातों को खंडन करके, संशोधन करके आगे अपना रूल रेगुलेशन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप हैरान होंगे कि अमेरिका का संविधान सिर्फ आप 1 घंटा में पूरा संविधान पढ़ सकते हो, लेकिन भारत का संविधान पढ़ने के लिए आपको कई दिन, कई महीने लग जाएंगे। तो आप सोचिए, अमेरिका इसीलिए विकसित है क्योंकि वहाँ जो है कोई भी संविधान में संशोधन करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है, लेकिन भारत में संशोधन देखिए आए दिन नए रूल रेगुलेशन बनते रहते हैं। जब आप इतने रूल रेगुलेशन में ही बनाने में लिप्त रहोगे तो देश कल्याण की बातें कब सोचोगे? तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। उन्होंने इसके निराकरण हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधान प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकारों ने भी इसमें से अनेक चुनौतियों के समाधान हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं और इसमें से कुछ में पर्याप्त सुधार हुआ भी है, यद्यपि अभी भी बहुत कुछ करना भी बाकी है और इसके लिए प्रयास जारी है और ये प्रयास जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी एजेंसियाँ, राजनीतिक दलें, सिविल सोसाइटी एवं नागरिक के बीच सामान्य समन्वय की ज़रूरत है क्योंकि सब में जो है तालमेल बैठाना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार को जो है आम व्यक्तियों की भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी मुसीबतों को सोचना चाहिए, तभी जो है देश के एक नया सुधारक के रूप में देखा जा सकता है। कुछ अपनाए गए महत्वपूर्ण सुधारक उपायों को निम्नलिखित प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकता है, जो अब तक जो है सरकारों ने जो है कोशिश किया है, लेकिन ये कोशिश अभी तक सफलता की उस चोटी पे नहीं पहुंचा है जो आशा की गई थी। इन्हीं सुधारक में से सबसे पहला सुधार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सार्वभौमिक साक्षरता एवं सबके लिए शिक्षा। सबके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाई गई थी सरकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की प्रभावी कार्यशील हेतु शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकताओं को पूरा तरह समझा था और देखा जाए तो अंग्रेज़ ने इस बात को भी समझा था क्योंकि उनको पता था कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे उनकी भाषाओं को, उनकी बातों को, उनके विचारों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर गलती कर दी इस बात की कि लोगों को समझदार बना दिया और उस समय के लोग बहुत समझदार थे और वो अपनी प्रधानता को समझ गए कि वो पराधीन है और उनसे स्वतंत्रता पाना ही उनकी लक्ष्य है। लेकिन आज के समय में शिक्षा तो बेशक दी जा रही है, लेकिन इस शिक्षा में वो बात नहीं है जिससे लोग जाग सके, लोग अपनी अच्छाई बुराई को समझ सके। आज सिर्फ शिक्षा का मतलब यही है कि आप क्लास आगे बढ़ते जाओ और एटलीस्ट जो है आप शिक्षित कहलाओगे, लेकिन आपको लिखने पढ़ने नहीं आएगा। तो सोचिए, विचार कीजिए कैसी परिस्थिति आज का समय सरकार लेके आई है। इसलिए 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारत के संवैधानिक प्रतिबद्धता की गई है। देखिए, संविधान बनाने वालों ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, यहाँ गौर किया था। उनको पता था कि संविधान अगर अच्छे से समझाना है लोगों को तो उनको शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा तो तब बनेगी ना जब उनको पढ़ने लिखने समझने आएगा। जब उनको पढ़ने ही नहीं आएगा, लिखने ही नहीं आएगा, तो वो संविधान को कैसे समझ सकेंगे? ये बहुत ही दुष्कर्म कार्य होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की अनेक सरकारों इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, सब प्रयत्नशील हैं। आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक में ये नहीं देखोगे कि प्रयत्न हो चुकी है, ख़त्म हो गया है सिस्टम। हमेशा यही आपको आएगा, प्रयत्नशील है, विकासशील है, अभी हो ही रहा है और ना जाने ये कब ख़त्म होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार निरक्षरता को समाप्त करने हेतु 1988 में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई, लेकिन अभी भी सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है और ये बहुत ही खेद की बात है, बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है कि सार्वभौमिक शिक्षा
साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, जबकि हम मॉडर्नाइज दुनिया में आ गए हैं। आज बच्चों को लिखना पढ़ना आए चाहे ना आए, लेकिन मोबाइल की सारी ज्ञान उनको होता है। कहीं यही तो शिक्षा नहीं है? वर्तमान के साक्षर भारत नामक जो है कार्यक्रम का जो है कार्यान्वयन पूरे देश में हो रहा है, और इसका लक्ष्य 15 वर्षों से अधिक आयु वाले सभी वयस्कों को जो है प्रयोजनमूलक साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान बढ़ाना है, ताकि वो अपनी सीखने की प्रक्रिया को बेसिक साक्षरता से आगे जारी रखें। ये भी प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण था, साक्षर भारत, जिसमें 15 साल से ऊपर बच्चों को जो है शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और आप ये मत समझिए कि सरकार इस पर कदम नहीं उठा रही है। सरकार तो तरह तरह के बच्चों को लालच दे रही है। किसी राज्य में सरकार जो है लैपटॉप बांट रही है, किसी क्षेत्र में साइकिल बांट रही है, किसी क्षेत्र में मोबाइल बांट रही है, और ये इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो और अच्छे से पढ़ लें, कहीं उनमें कोई अधूरा जानकारी न रह जाए। तो सरकार की तरफ से प्रयत्न चलता ही जा रहा है, और ये चलता ही जाता रहेगा हर क्षेत्र में। इस प्रकार जो है शिक्षा अभियान जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था। यानी सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का सर्वमयीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त भारतीय संसद ने 2009 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित भी किया था, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया था, जो कि ज़रूरी था, क्योंकि 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा ज़रूरी देना होता है। उसके बाद तो आपको पता है कि भारत में इतनी गरीबी है कि 14 वर्ष के बाद जो बच्चे हैं उनको जॉब पे भी लगा देना जो है आम व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर क्षेत्र में देखिएगा 14 वर्ष के से जैसे ऊपर बच्चे जाते हैं, माँ बाप इसी के इंतज़ार में रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि संविधान में यही बात लिखी गई है, हम इसी का अनुसरण करेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी है। और ऊपर से शिक्षा आजकल इतनी महंगी हो गई है कि आम गरीब के पहुँच से ही बहुत दूर हो गई है। इसलिए जो सरकार नीति बनाई है उसी का ही जो है आम लोग अनुसरण कर रहे हैं। अब उन आम लोगों को भी कौन समझाए कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, बच्चों को पढ़ाना कितनी ज़रूरी है, और बच्चों पर सख्ती भी रखना कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे भी बहुत आधुनिक हो चुके हैं। कारण तो यही है, जो उनको 20-25 साल में समझना चाहिए वो जो है 7-8-9 साल में ही समझ लेते हैं सारी बातें। तो बच्चे भी हुए बहुत तेज़। अब कौन उससे जो है बातें करे और कौन उससे समझाए, ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। अब यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है, ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आप स्कूलों की दीवार पर इसी तरह के चित्र बनते हुए देख रहे होंगे। सर्व शिक्षा अभियान, यानी सब पढ़े सब बढ़े। अच्छी बात है, ये तो अच्छा है कि मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारत जो है शिक्षित हो जाए, हर एक व्यक्ति शिक्षित हो। लेकिन शिक्षित का अर्थ ये होना चाहिए कि सबको लिखना पढ़ना समझना सब आना चाहिए, और गलत और अच्छाई के बारे में भी नॉलेज हो, कौन उसके लिए सही है और कौन उसके लिए गलत है। सरकार की तरफ से अभियान चलाई गई है, लेकिन आज तक जो है कारगर सिद्ध नहीं हो पाई है। उसके पश्चात हमारे देश से हटाने की जो ज़रूरत है वो है गरीबी। कहते हैं गरीबी जब तक हटेगा नहीं, भारत कभी भी विकास के शील नहीं हो सकता है। ठीक है, विकसित होना संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि APL BPL कार्ड इतने बने हुए हैं कि आप गिनती करना आपके लिए संभव ही नहीं रहेगा। अगर इसके अंतर्गत आप गरीबी देखोगे तो भारत तो कहते हैं अगले 100 साल में भी जो है गरीबी से मुक्ति नहीं मिल सकता, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जैसे नीतियाँ हैं उस तरह से जो है मुक्ति पाना शायद बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु जो है 1970 से ही अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इन कार्यक्रम को जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें गरीब को जो है गरीब रेखा के ऊपर उठाने के लिए साधन या कौशल या दोनों प्रकार किए जाते हैं, ताकि वो इसका प्रयोग कर अधिक आय अर्जित करने में सक्षम हो सके। लेकिन बात यहाँ पर अधिक आय तो वो अर्जित कर ही लेंगे दिन रात मेहनत करके, लेकिन जो महंगाई जो उनकी कमर तोड़ रही है उसको क्या किया जाएगा। कहते हैं गरीबी का अगर उन्मूलन करना है, गरीबी देश से हटाना है, तो जर्नल सी बात है महंगाई को जो है कंट्रोल करना है। और महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। हम जानते हैं कि इसका कारण कहीं ना कहीं जो है मॉडर्नाइज जीवन ही है। जो हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं, यही कहीं ना कहीं है। पहले हर एक व्यक्ति कृषि करने के लिए तैयार था, लेकिन आज जो है किसानों के बच्चे जो हैं विदेशों में जाके, कहते हैं बड़े बड़े शहरों में जाके बस गए हैं, तो कृषि करेगा कौन। और इन बच्चों को कृषि के लिए प्रोत्साहित किया नहीं जाता है। इनको तो कहते हैं भाई विदेशी बनो, विदेश में जाओ, यही इनके जीवन का एक रास्ता बन गया है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिएगा कि आजकल शहरीकरण के कारण जो है जो खेत उपजाऊ थे उनको जो है शहरीकरण के आड़ में जो है उसको नष्ट भी कर दिया गया है। अब इसके लिए हम बोले किसको, कहें किसको, समझाएं किसको, बहुत ही दुष्कर्म कार्य है।
गरीबों एवं भूमिहीनों के जो है अस्थायी तौर पर सैद्धांतिक नौकरी देने के कार्यक्रम भी लागू किए जा रहे हैं कि आज सबको जो है गरीब और भूमिहीन लोगों को नौकरी दे दिया जाए। लेकिन जब पढ़े लिखे व्यक्तियों को जब नौकरियां नहीं मिल रहे हैं तो गरीब और भूमिहीन जो है लोगों को कैसे नौकरी मिल जाएगी? ये बहुत बड़ी बात है। और इस सरकार की नीतियाँ हमेशा बनती है लेकिन उस पर अमल नहीं की जाती है। कहते हैं रूल होते हैं बनाने के लिए, उस पर चलने के लिए नहीं होता। और ये नीति सरकार अपना रही है। अब देखिए, सरकार की एक और नीति थी इसी प्रकार का, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ग्रामीण आर्थिक आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु कार्यान्वित किया जाने वाला एक अन्य कार्यक्रम है जिसका एक उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करना है। रोजगार उत्पन्न हर एक जो है पार्टी कर रही है। हर एक पार्टी जब जीत रही है जिस राज्य में, बहुत ही कोशिश कर रही है, तरह तरह की कोशिश कर रही है। जैसे जीतती है वैसे ही लोगों को, दो चार लोगों को जॉब दे देती है। जैसे जीतती है कुछ बंदों को जो है खाने पीने को बांटवा देती है। सरकार बहुत कार्य कर रही है और ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत द्वारा लागू भी किए जाते हैं। और इसके आरंभ होने से प्रत्येक वर्ष रोजगार के जब देखा जाए तो 27 करोड़ कार्य दिवस पैदा किए गए हैं। रोजगार आश्वासन योजना जो है 1778 में सूखाग्रस्त रेगिस्तानी आदिवासी एवं पहाड़ी इलाकों में कार्यान्वित भी किए गए हैं। यह कार्यक्रम अल्प कृषि कार्य के जो है मौसम में शारीरिक श्रम के रूप में रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक और बनाया गया था, महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था सरकार की तरफ से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसे मनरेगा के नाम से जाना गया। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये योजना थी। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए आजीविका सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा था। और इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो है ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के लिए वेतन सहित रोजगार गारंटी दी जाती थी, जिसके ब्याज सदस्य जो है कुशल शारीरिक श्रम करना चाहते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनाई गई थी कि 100 दिनों का जो है इन्होंने जॉब देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन देखा जाए ये सफल हुआ कि नहीं, इसके ऊपर हम विचार नहीं कर सकते अभी। उसके पश्चात था हमारे समक्ष लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन। देखिए, जहाँ वो सारे कार्यक्रम सरकार की थी, ये आम व्यक्तियों का दायित्व है, क्योंकि लैंगिक भेदभाव उत्पन्न आम लोगों में ही होता है। इसमें सरकार को कहीं भी दोष देना सही नहीं है, क्योंकि हम आम व्यक्ति ही जो है लिंग भेदभाव करते हैं। तो हम ही लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सामान्य है। प्रत्येक को शिक्षा देना, प्रत्येक के जीवन शैली को सुधारना प्रत्येक माता पिता का जो है प्रथम कार्य है। तो लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन जो है सरकार के द्वारा कभी नहीं होगी, ये होगा आम व्यक्तियों के लिए। इसमें कहीं जो है सरकार की दोषी नहीं करार किया जा सकता। ये स्वीकार किया जा रहा है कि जनता के लिए व जनता द्वारा का लोकतंत्र लक्ष्य अब तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा। और जर्नल सी बातें होना संभव ही नहीं है। भारत में कोई भी कार्यक्रम बनाया गया हो वो आज तक सफल नहीं हुआ है। चाहे जो भी कार्यक्रम बनाया गया हो, कोई कार्यक्रम अगर बनाया गया हो और उसकी जो है पूरे रिजल्ट मिला हो, संभव ही नहीं है। आपने देखा होगा कई जगह शराब बंद कर दिया गया, कई जगह लिफाफे बंद कर दिए गए। ये सरकार की नीतियाँ थी। लेकिन क्या ऐसा आपको कभी नज़र आया कि ये चीज़ें जो है बंद हुई कहीं किसी क्षेत्र में? सिर्फ इसको बंद किया गया कानूनी कागजाई में। और जो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत पकड़ा गया, जब सरकार सख्ती हुई, कोई व्यक्ति पकड़ा गया, वो भी आम गरीब बंदा, मैं अमीर बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो भाई जैसे मर्जी अपना यूज़ करते ही रहेंगे, करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है। और इसमें जब भी कोई आम गरीब व्यक्ति पकड़ा गया, उसका तो सत्यमेव जयते है और उसका जीवन का जो हाल करेंगे पुलिस वाले, इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ तक कि गलती से आप पकड़ा गए तो आपका मोबाइल भी छीन लेंगे और अपने जेब में रखेंगे, अपने बच्चों को दे देंगे। और ये परिस्थिति हर एक व्यक्ति के साथ हुआ है। मैंने खुद अपने जीवन में देखे हैं लोगों के साथ होते हुए। ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। अब इसी पे मैं प्रश्न उठाता हूँ कि अगर बिहार क्षेत्र में शराब बंद है तो क्या मंत्री लोगों के पार्टी में कभी शराब के बोतल नहीं खुलते हैं? खुलते हैं कि नहीं? आप कितने जागरूक नागरिक हो, आप कितने महत्वपूर्ण स्टूडेंट हो, ये बात आपके लिए है। क्या बिहार में शराबबंदी हो रखा है तो क्या वहाँ पर मंत्री लोग, कोई भी मंत्री शराब को हाथ तक भी नहीं लगाता है? क्या उनके शादी ब्याह पार्टियों में के शराब का एक बोतल भी नहीं खुलता है? अगर ऐसा न हो तो मैं 100% कहता हूँ, अगर वहाँ पर बोतल नहीं खुलता है, लोग हाथ तक भी मंत्री लोग नहीं लगाते हैं,
तो मैं क्यों आप लोगों से बातें करूँगा, मैं ये चैनल ही बंद कर दूँगा। जनरल सी बात है, ऐसा होना संभव ही नहीं है। अब मान लीजिए कई क्षेत्र में जो है लिफाफे बंद है, लिफाफा बंद है। एक राज्य के ही नाम बता देता हूँ आपको, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, वहाँ पर जो है लिफाफे बिल्कुल ही बैन है। वहाँ पर सब लिखा भी गया कि पूरी तरह से बैन है। ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है। और देखा गया कि जब लिफाफे की कानून आई बंद होने की, तो एक गरीब व्यक्ति के पास एक लिफाफा मिल गया, पुलिस वाले ने उसको डंडे से मार मार के उससे 500 के पत्ती कटवा दिया। लेकिन क्या ये रूल अभी भी चल रही है? नहीं। आज देखिए हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है। तो गलती यहाँ पर कहाँ है, किसका है? सरकार बड़े बड़े फैक्ट्रियों जो लिफाफे बना रही है उसको तो बैन कर नहीं सकती, सिर्फ किताबी बातों में लिख देती है बैन है। और जब थोड़ा सा पैसे कमती है तो आम गरीब बंदे को जो है बैन होने का खौफ दिखाती है और हर एक व्यक्ति से जो है जेब को ढीला करती है। तो ये गलत है। लेकिन बात हम नागरिकों का भी है। अगर हम नागरिक जो है अपने झोला लेके चले, थैला बना के चले और मना करें, तो ऑटोमेटिक जो है ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। किसी कंपनी को अगर बंद करना है, किसी को सरकार को गिराना है, तो आम जनता अगर ठान लिया तो ये सारे कुछ संभव है। आप झोला लेके जाइए और उसे लिफाफा देने वाले व्यक्ति को मना कीजिएगा हमें लिफाफा नहीं चाहिए, तो शायद सोचूंगा कि भारत के व्यक्ति जो है प्रत्येक नागरिक भारतवासी हैं। क्योंकि आप लोगों के अंदर समझ ही नहीं है। हम सरकार को कितना दोष देते रहें। सरकार कहते हैं आप बनाती हो और आपके द्वारा ही बनाया जाता है, तो फिर सरकार की गलती कहीं नहीं होती है। भाई वो तो काम करेंगे, जो उनका मन है वो तो करेंगे ही करेंगे, जो उनकी इच्छा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी इच्छा भी तो सही होना चाहिए। लेकिन बात हम जैसे कर रहे थे लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन, तो देखा जाए तो यहाँ पर इस बात पे साफ हो जाता है कि जब तक महिला जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक जो है लैंगिक भेदभाव दूर करना संभव नहीं है। इसलिए सार्वभौमिक प्रावधानों के जो है अतिरिक्त महिलाओं के विकास हेतु अनेक कानून एवं नीतियां बनाई गई है तथा कार्यान्वित भी किया गया है। महिलाओं के विकास हेतु स्थानगत सुधार किए गए हैं। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को जो है मील का पत्थर भी बनाया गया है। और इन संशोधनों में पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिका एवं नगर निगमों के 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान भी किया गया है। और अन्य महत्वपूर्ण घटना 2001 में जो है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति के स्वीकार भी करना है, जिसके उद्देश्य महिलाओं को उत्थान में के मार्ग पर अग्रसर करना है और उनका विकास और सशक्तिकरण करना है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बहुत कुछ अभी करना शेष बाकी है। यानी भारत में भी बहुत कुछ करना बाकी है। कभी कोई काम पूरी तरह से तो होती नहीं है, यहाँ पर कुछ अभी ज़रूर बाकी है। अब देखिए यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की जो है राष्ट्रीय नीति 2001 के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या थी, ये भी जानना आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। इस नीति का लक्ष्य महिलाओं को उत्थान के मार्ग पर अग्रसर करना था और उनका विकास एवं सशक्तिकरण करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। विशेषतः इस नीति के उद्देश्य में निम्नलिखित सम्मिलित थे। तो ये बातें काफ़ी जरूरी था कि महिलाओं को पुण्य विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिससे वे अपनी पूरी क्षमता की पहचान कर सकें। राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में महिलाओं को सामान्य सहभागिता एवं निर्णय लेने के सामान्य अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये महिला को सशक्तिकरण करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उसके पश्चात है महिलाओं को स्वास्थ्य सभी स्तरों तक की जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जीवन वृत्ति एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, सामान्य वेतन, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक पदों इत्यादि को जो है सामान्य अवसर दिया जाए। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु विधायक प्रणाली की मजबूत करना। देखिए जब तक विधायक पर जो है प्रवृत्ति नहीं मजबूत होगी, महिलाओं का जो है कभी भी भेदभाव किया जा सकता है। महिला एवं मादा बच्चे के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव का उन्मूलन करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना जरूरी है। भारत में योजना बनाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना रहा है
और जो सदैव ही रहेगा। क्षेत्रीय समानता को घटाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ राज्यों द्वारा अपनी अंतर क्षेत्रीय असमानता को कम करने के विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। और ऐसे क्षेत्रों को पिछड़ेपन के विशेष पहलुओं का ध्यान रखने के लिए विगत 2 अथवा 3 दशकों के केंद्र द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में किए जा रहे किसी भी केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो ज़रूर बताना। कुछ प्रमुख कार्यक्रम यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे पहला जो है जनजाति विकास कार्यक्रम, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। दूसरा है पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तीसरा है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। चौथा है पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम। उसके बाद है सूखा संबंधित जो है संभावित क्षेत्र कार्यक्रम एवं रेगिस्तान विकास कार्यक्रम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम सारे हैं। प्रत्येक विकास योजनाओं के बजट में उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों के विकास के लिए कुछ प्रतिशत निर्धारित किया जाता है, जिसका उपयोग इन क्षेत्रों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। कहते हैं जब तक विकास की चरम आगे नहीं बढ़ेगा, देश जो है प्रगति के राह पे नहीं चल पाएगा। इलावे अविकसित इलाकों के विकास का कार्य एक राष्ट्रीय दायित्व है, लेकिन राज्य एवं स्थानीय नेतृत्व भी इसमें जो है अहम भूमिका निभा सकती है। जब तक स्थानीय नेतृत्व राजनीतिक नौकरशाही एवं बुद्धिजीवी संबंधित क्षेत्र का जनता के साथ शेयर आधारित विकास की स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक अच्छे परिणाम मुश्किल से आएंगे। जनरल सी बात है कि सरकार अगर चाहती है कि कोई भी कार्यक्रम सुचारू रूप से सफल हो, तो उसको राजनीतिक नौकरशाही और बुद्धिजीवियों के साथ साथ जनता का भी जो है राय विचार लेने की आवश्यकता होगी। अगर जनता सहमत है तो जनता पर ही चलेगा। स्रोतों का अभाव नहीं है, बल्कि स्रोतों को ठीक से खर्च करना ही चिंता का मूल्य मुद्दा है। कहते हैं भारत में स्रोतों की कमी नहीं है, लेकिन स्रोतों का कैसे हम उपयोग करें, कैसे खर्च करें, ये सबसे बड़ा जो है चिंता का विषय बना हुआ है हमारे समक्ष। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार किस प्रकार किया जाए जिससे देश जो है आगे बढ़े। उपयुक्त सभी सुधारक उपायों की सफलता जो है प्रशासन की प्रभावी कार्यशीलता एवं न्यायिक व्यवस्था के स्वतंत्र एवं न्याय संगत होने पर निर्भर करती है। देखिए, कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है, जनरल सी बात है, अगर सरकार उसको सख्ती के साथ बरते तो जनरल सी बात है वो कामयाब जरूर होगा। क्योंकि मैंने भी देखा था कई क्षेत्र में, जैसे कि अगर लिफाफे बंद हुए थे, सरकार ने सख्ती बरती 5-10 दिन के लिए, तो कहते हैं लिफाफे नज़र तक भी नहीं आई किसी दुकान में, क्योंकि सरकार की सख्ती थी। लेकिन जैसे सरकार ढीला हो गया, सारे लोग वैसे के वैसे फिर से इस्तेमाल, और जनरल सी बात है ये मार्केट में भी आने लग गई। तो बात वही है ना, सख्ती क्यों करे सरकार? सख्ती करने से जो है बड़े बड़े उद्योगपति जो है उनको इलेक्शन में पैसा नहीं देगी ना। बात तो यहीं पे आ जाती है, क्योंकि वो सख्ती तब करेंगे ना जब उनकी इच्छा होगी। सिर्फ रूल रेगुलेशन बनाई जाती है। सख्ती जब की गई थी तो देखा जाए बिहार में शराब के पूरे ही ख़त्म ही हो गए थे, लेकिन जब सरकार धीरे धीरे ढीला हो गई तो सब जगह जो है कोई ना कोई रूप से जो है शराब दारू मिलने लग गई। तो और उसके बाद सरकार के पास जब पैसा कमा तो उन्होंने जो है लाठीचार्ज लोगों पे किया, और यहाँ तक देखा जाए तो उन्होंने इतना क्रूरता बरती कि अगर कोई व्यक्ति जो है गलती से अगर पकड़ा जाता है तो उसके परिवार के साथ भी उन्होंने दुराचार की जो है स्थिति अपनाई। और मैं तो हैरान था कि वो पुलिस वाले सब भी एक नागरिक ही होते हैं, फिर भी उनकी जो रवैया था बहुत दुखदायक परिस्थिति पैदा कर रही थी। क्योंकि वो रात हो दिन हो, इवन कि जो पकड़ा जाता था उसके पैसे भी वो छीनते थे, प्लस मोबाइल भी छीन लेते थे। और ऐसा देखने को मिला है, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति को जो है पैदा करता है। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कुछ पावर आई है, कुछ आप अपने मेहनत से बने हो, तो इसका मतलब तो नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करो। कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है या कोई व्यक्ति को आप ऐसे ही पकड़ के ले जाते हो, तो चलिए उसकी बदकिस्मती और आपकी अच्छाई कि आपने दूसरे कहने पर, और ना आपके पास ना कोई सबूत मिला ना कुछ मिला, फिर भी आपने जेल में डाल दिया। बाद में वो बेचारा जो है वकील किया, वकील ने लड़ा, वो बेचारा निर्दोष साबित हुआ और फिर जेल से छूट गया। लेकिन इसमें जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? आपकी गलत जानकारी के कारण, गलत नीतियों के कारण एक व्यक्ति जो है जहाँ पर वो जीवन साधारण रूप से जी रहा था, अब गरीबी वाला जीवन जिएगा। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। जब तक कोई सबूत न हो तो गिरफ्तार करना सही नहीं होता है। जब आपके पास सबूत था तो उसको कारावास क्यों नहीं हुआ? वकील ने उसको बहुत आसानी से क्यों छुड़ा लिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है ना, कि जब व्यक्ति गलत है तो उसको तो वकील को भी सबूत के सामने झुकना पड़ जाता है।
तो उसको कैसे छोड़ा गया? अब सोचिए, विचार कीजिए, आखिर ऐसा क्यों समाज में हो रहा है? ये बहुत ही कहते हैं समय विकट है और परिस्थिति भी बहुत विकट बनती जा रही है। सभी प्रशासन कार्य निष्पादन विगत कुछ वर्षों से सूक्ष्म परीक्षण के दायरे में आया जरूर है और प्रशासन में व्यस्त भ्रष्टाचार, अक्षम्य कार्यशीलता, अव्यय एवं नागरिकों की जरूरतों के प्रति उदासीन जैसी सामान्य प्रचलित समस्याओं के शासन ग्रस्त है। प्रशासन जो है बिल्कुल ही ग्रस्त है। निस्संदेह भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र एवं त्रस्त रही है, लेकिन धीमी रफ्तार का कारण न्याय में विलंबन तथा कार्य का बिछड़ना, फौजदारी मामलों का अभियान की दर बहुत ही कम होना। तो जनरल सी बात है, भारत में देखिए न्याय प्रणाली बहुत उच्च है, लेकिन न्याय के बात वही आ जाती है, कोई व्यक्ति अगर कोई गलत करता है, अगर न्याय में जो है दरवाज़ा खटखटाता है न्याय का, तो उसको जो है न्याय पाने में कहते हैं जवानी से बुढ़ापा आ जाती है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में इतने केस हैं जिसको सुनना समझना कहते हैं 50 साल तो लग ही जाता है। किसी को बारी आने में कहते हैं 50 साल लग ही जाता है, और जब 50 साल लग जाता है तो मान लीजिए बड़े से बड़े दोषी जो होगा उसका जो है फैसला 50 साल के बाद आएगा। तो उसने तो अपना जीवन जी लिया, अब क्या हो जिसने जिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार ने एजेंटों में जो है प्रशासनिक सुधार का मुद्दा लगातार रहा है और इसके संबंध में कई आयोग एवं समितियां गठित भी की गई है, लेकिन उनके सुझावों को पूर्ण रूप से लागू न करने के कारण कोई सुधार नहीं हो सका। तो यही बात जनरली जो मैं हमेशा कहता हूं कि इन नीतियों को जो है सही से लागू नहीं किया और इसी कारण से जो है सही तरह से सुधार नहीं हुआ। कहते हैं जब नीतियां बनाई जाती है तो मंत्री से लेकर संतरी तक और संतरी से लेकर आम व्यक्तियों तक सबके सबको जो है सरकार मिला लेती है, लेकिन जब ये समय धीरे धीरे निकलता जाता है तब तक जो है ये चीज़ों का उन पे से जोश ही हट जाता है और होता भी है। उसके दिवस भी मनाए जाते हैं तो लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही जो है कार्य करते हैं। तो ये दिखावा करना सही नहीं है। आपने देखा ही होगा, स्वास्थ्य अभियान था भारत सरकार ने चलाई थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा काम था। तो मंत्री से लेकर संतरी तक सभी ने जो है सड़कों पे झाड़ू मारा, लेकिन झाड़ू कैसे मारा? फ़ोटो खिंचवाने के लिए। देखा जाए तो इसके लिए नौकरशाही में परिवर्तन के प्रति अनिच्छुक रही है और इस आयोग तथा समितियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिश भी की गई है और वो सिफारिश है प्रशासन को दायित्व और नागरिक के प्रति मैत्रीपूर्ण बनाया जाए। यानी प्रशासन को तो दायी ये है कि नागरिकों को मैत्रीपूर्ण बनाए और बड़े बड़े जो पुलिस अफसर होते हैं उनको भी मैत्रीपूर्ण ही व्यवहार करना चाहिए। इतनी क्रूरता से जो है कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शासन हेतु इसका क्षमता बढ़ाना, ये गुणवत्तापूर्ण अगर शासन चलाना चाहते हो तो आपके रवैये में भी जो है मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में देखा जाए लोग अपना फैसला खुद कर लेना पसंद करते हैं, लेकिन वो पुलिस में जाना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि कारण क्या है, उनको पता है कि अगर हम पुलिस में गलती से चले गए तो उनका जेब जो है खाली हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे उनकी गलती हो चाहे गलती न हो। शासन में लोगों की भागीदारी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण एवं देखा जाए तो हस्तांतरण भी बहुत ज़रूरी है और प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी भी बनाना ज़रूरी है। अगर प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है तो जनता से जो है परामर्श भी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जनता के लिए लागू करने आप जा रहे हो और खुद के लगाए गए रूल रेगुलेशन सही नहीं होती है। ये आपने देखा होगा, कई नीतियाँ बनाई गई सरकार की तरफ से जो इसमें पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। एक ही एग्जाम्पल हम लेते हैं जो RTE के रिगार्डिंग, यानी RTE के रिगार्डिंग जो है सरकार प्राइवेट स्कूल में बच्चों को जो है निःशुल्क जो है शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ये प्रावधान कई सालों से चली आ रही है और चलती जा रही है। अब प्रशासन ने क्या किया है, नई गलती कि इसमें जो है इसने दायरों को लिया है, यानी 1 किलोमीटर का जो दायरा होगा उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा। अगर उनका हो गया तब जो है उनको 3 किलोमीटर को लेंगे। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में अगर 30 सीट है और 1 किलोमीटर के दायरे में वो 40 बच्चे हैं तो जर्नल सी बात है 30 बच्चों को तो हो जाएगा, ठीक है, और 10 बच्चे बच गए, चलो कोई बात नहीं, उसको कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अब ये देखा जाए तो RTE इसके अंतर्गत बनाई गई थी कि गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए बनाई गई थी, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो स्लम फ्लैटों में रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैटों में रहते हैं, जो इकोनॉमिकल वीक है उनके लिए बनाए गए थे। लेकिन देखा जाए कोई सेक्टर है, कहीं बड़ा स्कूल है तो उसके आसपास बड़े सेक्टर में गरीब बच्चे तो नहीं होते ना, जर्नल सी बात। अब लोग भी क्या करते हैं,
आपको तो पहले ही बता चुका हूँ मैं कि एलपी का, एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड आज मिडिल क्लास से भी अच्छे अच्छे लोग बना रखे हैं। जो अमीर हैं उन्होंने भी बना रखा है। तो जर्नल सी बात हुआ, क्या आम गरीब बच्चों को मौका मिला? जब इतने सालों से आपने बच्चों को किस्मत पे छोड़ रखा था आरटीई के रिगार्डिंग, तो आज नया कंप्यूटराइज करने की क्या ज़रूरत थी? और कंप्यूटराइज करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको तो पता ही है कंप्यूटर में जो डाटा फील्ड करोगे कंप्यूटर वही दर्शाएगी, वही रिजल्ट देगी। लेकिन देखा जाए तो आम गरीब बच्चों की फ़ैसला यहाँ पर कंप्यूटर ने कर दिया, जो कि कंप्यूटर हमने ही बनाया। अब सोचिए, विचार कीजिए, क्या ये नीति सरकार की सही थी? क्या उन्होंने जनता से इसका राय विचार लिया? कुछ नहीं लिया, क्योंकि जनता से राय लेते तो जनता इसकी बात बताती ना कि ये गलत है। कहते हैं अगर आप किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हो, मैंने देखा था कि इससे पहले नीतियाँ बनाई गई थी, अच्छी थी, जहाँ पर बच्चों की किस्मत जो है लॉटरी ड्रॉ से निकाली जा रही थी। इससे ये था कि जिस बच्चों का किस्मत हुआ, दूर के भी थे, नज़दीक के भी थे, सबका आया। और इससे कम से कम ये तो पता लगा चला कि बच्चे का किस्मत कैसा का, कोशिश तो हुआ उनके लिए। गरीब थे, उनको बढ़ने का मौका था। लेकिन आज कहते हैं स्लम एरिया भी उस जगह बनाई जाती है जहाँ पर जो है कूड़े करकट होती है, जहाँ की ज़मीन बेकार होती है, वहाँ पर गरीबों के लिए घर बनाई जाती है। और स्कूल तो आपको पता है कि जनरली सी बात है, स्कूल वहाँ बनाई जाती है जहाँ हाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं। अब ये दुखदायक परिस्थिति हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने इस पर कभी सुध नहीं ली। कहते हैं कुछ चीज़ों को समय के साथ इतना भी बदल नहीं देना चाहिए कि इंसानों को जो है दुख के परिस्थिति में धकेल दे और बच्चों का जीवन नष्ट कर दे। ये नीतियाँ मैं सदैव ही गलत मानूंगा और गलत ही रहेगा ये। चाहे सरकार अपने आप को जो भी मर्जी समझे, जो भी करे, वो उसकी समझ है, बट ये आम गरीब व्यक्तियों के लिए सही नहीं है और सही कभी कोई कह भी नहीं सकता। क्योंकि भाग्य का जो है, कहते हैं भाग्य का अगर निर्धारित करना है तो भाग्य की तरफ ही किया जाए, कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता किसी भी चीज़ का। तो यही बात यहाँ पर भी आता है कि पारदर्शिता बनाना बहुत ज़रूरी है। लोक सेवकों में जो है कार्य निष्पादन और ईमानदारी का जनन करना, प्रशासन में नैतिकता को बढ़ाना और इवेंट्स के लिए तैयार करना, जो इवेंट्स के लिए तैयार करना वो भी ज़रूरी है। क्योंकि प्रशासन देखिए जनता के लिए होता है। अगर जनता के लिए नहीं प्रशासन कुछ करेगी तो प्रशासन होने का क्या फ़ायदा होता है। उसके देखा जाए तो न्यायपालिका में सुधार लाना बहुत समय से चिंता का एक विषय रहा है। न्यायपालिका में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। कई अवसरों पर जो है अनेक सिफारिश भी की गई है और इसके बारे में विचारणीय महत्वपूर्ण मुद्दे इसका है नियम एवं प्रक्रिया का सरल बना देना, पुराने कानूनों को निरस्त करना, जनसंख्या अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देना, न्यायपालिका में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण में पारदर्शिता का जो होना जरूरी है, न्यायिक जवाबदेही एवं न्यायालय कार्यवाही में पारदर्शिता देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें कोई पारदर्शिता दिखाई नहीं गई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार है जो करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दीर्घकालिक विकास, यानी आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भारत दीर्घकालिक विकास के मार्ग पर चले तो यहाँ का लोकतंत्र अभी सभी प्रकार की चुनौतियों का पर्याप्त उत्तर दे सकता है। लेकिन दीर्घकालीन नहीं चलते हैं ना, पंगा तो यही है। वो दीर्घकालिक जो है विकास के मार्ग पर नहीं चलते, वो शॉर्ट समय के लिए करते हैं। करोड़ों लोगों के वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो है रूल रेगुलेशन को बनाने की ज़रूरत है। और विकास का कोई प्रतिमान लोकतंत्र को बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता जब तक जो है पारदर्शिता नहीं रहेगी। विकास को हमेशा मानव केंद्रीय होना चाहिए, यानी मानव केंद्र के द्वारा ही होना चाहिए। कंप्यूटराइज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मानव के द्वारा रहेगा, इंसानों के थ्रू रहेगा तो ये जो है पारदर्शिता पूरी रहेगी। सभी लोगों के जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने की और निर्देशित होना चाहिए। नहीं क्योंकि जीवन देखिए सरकार भी जनता के लिए ही होती है और जनता के जीवन को जो है आरामदायक बनाना सरकार का प्रमुख दायित्व है। लेकिन ये दायित्व नहीं कि सरकार जो है आम जनताओं को जो है गरीब नहीं समझे, उनको जो है हर समय मुसीबत में देखे। क्योंकि जनता कहते हैं जनता ही सरकार बनाती है और उनके लिए ही व्यवस्था न होना एक बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है। और इसको गरीबी, अज्ञानता, भेदभाव, रोग एवं बेरोजगारी को हटाने पर केंद्रित रहना चाहिए। सरकार को ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार तो जो है अपनी ही विकास के जो है रास्ता खोलती है।
आम व्यक्ति को विकास का रास्ता नहीं खुलती है। अगर विकास का रास्ता खुलती तो बेरोजगारी भारत में इतनी अधिक नहीं होती, इतना अधिक अपराध नहीं होता, इतना अधिक जो है सांप्रदायिक दंगे फसाद नहीं होती, इतना जो है मुद्दा गरमाता नहीं। कई क्षेत्र में देखा गया है ऐसे ऐसे घटना घटी है जो बहुत दुखदायक परिस्थिति को पैदा करता है। कहते हैं कोई भी गलत काम जो है पुलिस स्टेशन के आँख के सामने हो रहा है, ये कैसा दुखदायक परिस्थिति है भारत की। क्या पुलिस के पास बंदूक नहीं थी घटना को रोकने के लिए? सोचिए, विचार कीजिए कि भारत की स्थिति कैसी है कि बड़े बड़े संस्थाओं के आँख के सामने घटना घटती है और वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, और बाद में सारे नेता लोग इस पर अच्छे अच्छे कमेंट मार रहे होते हैं, अच्छे अच्छे सहानुभूति दे रहे होते हैं, अच्छे अच्छे एक दूसरे पर विचारधारा थोप रहे होते हैं, जिसकी सरकार उस क्षेत्र में होती है उसको कोस रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि हम जो है विश्व जो है पूरा देश के ऊपर हम राज कर रहे हैं, तो हमारा हर एक क्षेत्र हमारा होता है। ऐसा क्यों हुआ, ये कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता है। कहते हैं इसमें एक ही सबसे बड़ा दुखदायक परिस्थिति आती है कि जिसके साथ जो घटना घटती है उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। ये मंत्री लोग से तो कमेंट करते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, लेकिन जिसके साथ ये दुर्घटना घटती है उसकी जीवन बहुत ही दुखदायक परिस्थिति से गुजरती है। और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि ऐसा परिस्थिति किसी के साथ पैदा हो। दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो है ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपका दायित्व ये भी है कि जो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल सेव करना है, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी 8 से MA तक बच्चों के लिए बहुत कुछ आपको प्राप्त हो यहाँ पर होगा। सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।